पहला टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है इंडिकेटर। ये बेटा सर क्या ये वो वाला इंडिकेटर है जो गाड़ी में लगा होता है लेफ्ट राइट करने के लिए? नहीं भाई, ये वो वाला इंडिकेटर नहीं है। हाँ, लेकिन वो वाला भी देखिए लेफ्ट राइट बताता है किधर जाना है। तो ये भी इंडिकेटर जो है ये कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर करेगा। अभी मत सोचना एसिड अच्छा है बेस खराब, दोनों अच्छे ही हैं, ठीक है। आपको ये बताएगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस। अब आपके पर्सनल लाइफ में आपके जीवन बेटा रंग बदलने से ही पता चल जाता है। आपका बुरा वक्त आएगा तो लोग रंग बदल के भाग जाएंगे। अच्छे वक्त में सब साथ होता है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता है। तो वहाँ पे आप भी पता लगा लिए, तो वहाँ पे आप भी इंडिकेटर का काम किए हैं। प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, बिल्कुल सही बात है भाई। हम आप सब लोग पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब देखते होगे बेटा समुद्र में या फिर नदियों में बहुत सारी मछली एकाएक कभी कभार मर जाती है। क्यों होता है? तो इसी वजह से ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अब जब खाना नहीं पचता, अपच जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो हो जाता है द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो उस टाइम पे बेटा हमारा जो स्टमक है, पेट है, वो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करता है, जिससे हमको एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी होती है तो तुरंत हमारे घर वाले क्या कहते हैं? इनो ले आओ, इनो। इनो ले आओ, इनो क्या है? बेस है। वो क्या करेगा? आपके पेट में प्रेजेंट एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। दूध सी सफेदी निरमा से आए, नहीं सुनेगा ना? ठीक है। घड़ी, घड़ी का ऐड पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइए देखिए, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सभी के? सब बढ़िया है भाई। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट नंबर 2। बेटा हमने और आपने पहले पार्ट में देखा था कि एसिड क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ऐसे ही बेसिस क्या क्या होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसके साथ ही साथ बेटा हमने और आपने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था। डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कैसे हम लोग एसिड या बेस किसी को डाइल्यूट करते हैं, और उस पर 2-4 क्वेश्चन किए थे हमने। आज की क्लास में बेटा हम कवर करने वाले हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, वेरियस सॉल्ट्स अलग अलग के बारे में हमने देखना है, और उसके साथ साथ लास्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आज इन सभी टॉपिक्स को बेटा आज की क्लास में हम आप कवर करेंगे। हमारा जहाँ तक कोशिश रहेगा बेटा कि आज की क्लास में इस चैप्टर की पूरी थ्योरी और 2-4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए। तो आइए इसी पॉजिटिव नोट से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा पहला टॉपिक ही हमारे पास है जिसका नाम है इंडिकेटर। ये बेटा सर क्या ये वो वाला इंडिकेटर है जो गाड़ी में लगा होता है लेफ्ट राइट करने के लिए? नहीं भाई, ये वो वाला इंडिकेटर नहीं है। हाँ, लेकिन वो वाला भी देखिए लेफ्ट राइट बताता है किधर जाना है। तो ये भी इंडिकेटर जो है ये कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बेटा लिखा है द सब्सटेंस दैट चेंज द कलर। कलर मतलब रंग, केमिस्ट्री है तो रंग बदलेगी ही, ठीक है। आइए, एंड ओडर, ओडर मतलब पता है क्या होता है? महक, ठीक है, महक। व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और एन एल्कलाइन सोल्यूशन। अब एल्कलाइन का मतलब सुनते ही आपको याद आना चाहिए, पिछली पार्ट में हमने बताया था क्या? बेसिक सोल्यूशन। अच्छा, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। समझ रहे हैं क्या बोला? एक कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का कलर या ओडर चेंज कर देता है जब उसके अंदर कोई एसिड और बेस मिलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स को बेटा हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? इंडिकेटर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग बदलने के बेसिस पे हमें देखना है कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओडर, और महक पे देखना है, ठीक है। तो आइए ऑर्डर चेंज और कलर चेंज पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है बेटा हमारे आपके सामने ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज, रंग बदलने पे क्या क्या टाइप आएंगे। तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें नेचुरल। नाम से ही पता चल रहा है ये वाला इंडिकेटर कहाँ पाया जाएगा बच्चा? ये पाया जाएगा नेचर के अंदर। देखिए लिखा है दीज इंडिकेटर टेल्स अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय द चेंज इन कलर। रंग बदल के बता देगा कि ये अच्छा है कि खराब, मतलब एसिड है कि बेस। अब ये मत सोचना एसिड अच्छा है बेस खराब, दोनों अच्छे ही हैं, ठीक है। आपको ये बताएगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस। अब आपके पर्सनल लाइफ में आपके जीवन में बेटा रंग बदलने से ही पता चल जाता है। आपका बुरा वक्त आएगा
तो लोग रंग बदल के भाग जाएंगे। अच्छे वक्त में सब साथ होता है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता है। तो वहाँ पे आप भी पता लगा लिए, तो वहाँ पे आप भी इंडिकेटर का काम किए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहला आता है बेटा हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेचर में पाया जाएगा। देखिए, दीज इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। हम नेचुरल सोर्स से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। अच्छा, लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई। लिटमस पेपर सुने ना, लिटमस सोल्यूशन जब होता है वो पर्पल कलर का डाई होता है, ठीक है। वो कहाँ से? लीचन। लीचन एक प्लांट है बेटा, वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये भी कैसा? नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोपाइटा। ये बेटा थैलोपाइटा के ग्रुप से ये बिलोंग करता है। कौन? लीचन प्लांट, ठीक है। तो आइए हम कुछ 2 4 5 अलग अलग टाइप के नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देखते हैं। उनका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं और ये क्या एक्शन शो करते हैं एसिड और बेस पे, ठीक है। आइए, पहला लिटमस। लिटमस क्या करता है ये तो आप पहले पार्ट में भी देख लिए। एसिडिक मीडियम होगा तो ब्लू को रेड कर देगा, बेसिक होगा तो रेड को ब्लू कर देगा। आई बात। दूसरा, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस अगर एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक में जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, एसिडिक में जाएगा तो रेड हो जाएगा। अब ये जो टेबल है बेटा, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा आपसे पूछ देता है कैसे कैसे आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। हल्दी क्या करता है? एसिडिक में येलो होता है, लेकिन बेसिक में क्या होता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है बेटा। ऐसे ही हाइड्रांजिया प्लांट है, फ्लावर ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट। ये क्या होता है बेटा? एसिडिक मीडियम में ब्लू हो जाएगा और बेसिक में पिंक हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का। एज इन बेटा आया है फ्लावर ऑफ पेट्यूनिया। ये क्या होता है? ये बेटा आपको रेडिश पर्पल मिलेगा एसिडिक में और वॉयलेट मिलेगा किसमें? बेसिक मीडियम के अंदर। और लास्ट वन है हमारे पास फ्लावर ऑफ जेरेनियम। ये ऑरेंज रेड होगा एसिडिक में और ब्लू होगा बेसिक में। बेटा मेनली हमको ये ऊपर के ये जो 3 हैं हमारे पास, ये मेनली हमसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? लिटमस, रेड कैबेज जूस और टर्मरिक। कि एसिडिक में इनका कलर क्या होता है, बेसिक में इनका कलर क्या होता है। तो आप बेटा मेनली इन तीनों का कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम में ज़रूर याद कर लीजिएगा। ना हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए तो फिर चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए बात समझ। अच्छा, अब जब नेचुरल इंडिकेटर हो गया बेटा, तो दूसरा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। अब सिंथेटिक क्या होता है? फिर नाम से समझ में आ गया। इसको सिंथेसाइज करेंगे कहाँ पे? किसी इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी और इंडस्ट्री एंड आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। उसको हम लोग नेचुरल सोर्स से नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम आप क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल है बहुत सुने फेनोप्थलीन के बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ये सब क्या होता है? दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब फिर वही काम हम करेंगे, उसका एसिडिक और बेसिक मीडियम में रंग देखेंगे। आइए, पहला फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन एसिडिक में बेटा कलरलेस हो जाता है, बिना किसी रंग का, लेकिन बेसिक में क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा बेटा। याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू में बोर्ड में बहुत बार पूछा है, आपसे सीधा पूछ देगा फेनोप्थलीन इंडिकेटर का बेसिक मीडियम में कौन सा कलर होता है। आपको ऑप्शन दे देगा कलरलेस, रेड, ग्रीन या पिंक। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर होगा। एज इन जब न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो बेटा फेनोप्थलीन न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर भी कलरलेस ही होता है। एज इन मिथाइल ऑरेंज में जाएंगे तो ये बेटा एसिडिक के अंदर रेड हो जाएगा और बेसिक के अंदर येलो हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर ऑरेंज रहेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें बेटा इस चैप्टर में आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आप लोग प्रिपेयर रहिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरा आता है हमारे पास बेटा यूनिवर्सल, ठीक है। क्या? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है बेटा? बताता है कोई इंडिकेटर कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक या कितना ज़्यादा बेसिक मीडियम है। देखिए, टू प्रेडिक्ट हाउ अ गिवन एसिड और बेस इज
ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर इज प्रेफर्ड। हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ओवर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बावजूद भी हम लोग यूनिवर्सल का इंडिकेटर यूज़ करते हैं। क्या बोला भाई, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। और क्या बोला, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। अलग अलग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे अलग अलग रंग ये यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है। आई बात यहाँ तक समझ, कोई दिक्कत है भाई साहब? नहीं है, आगे बढ़ें। आइए फटाफट आगे चलते हैं बेटा, थ्योरी है, फटाफट इसको निपटा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज में बेटा आपके नाम आपके पास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होगी, महक बदल जाएगी, ठीक है। देखिए, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑर्डर मतलब बेटा महक, ठीक है, महक बदल जाएगी एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो उन्हें हम आप क्या कहेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे एग्जांपल वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव, क्लोव मतलब जानते हैं वो लौंग जो होती है, ठीक है, एंड अनियन कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अनियन को भी, वनीला एक्सट्रैक्ट को भी, क्लोव को भी, इन सब चीज़ को हम लोग कैसा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए, द स्मेल ऑफ वनीला एंड अनियन इंडिकेटर्स कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ओनली। अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट की महक सिर्फ और सिर्फ एसिड के अंदर आएगी, बेस के अंदर डाल देंगे तो आपको महक नहीं आएगी। तो आप तुरंत समझ जाएंगे अगर महक नहीं आ रही है तो सर ये बेस है, और अगर महक आ रही है तो ये क्या है, एसिड है, ठीक है। देखिए, बट नॉट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आई होप ये इंडिकेटर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा इंडिकेटर, याद रखिएगा इंडिकेटर, और किस मीडियम में कैसा कलर चेंज करता है ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़े बेटा, बढ़ा जाए, आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट चलते हैं भाई, लंबा चलना है हमें। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, फिर वही बात, किसी एसिड या बेस का हम लोग स्ट्रेंथ चेक करेंगे जैसे डाइल्यूशन के अंदर चेक कर रहे थे। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन और OH- आयन। ये तो बिल्कुल सही बात है, कितने नंबर ऑफ H+ आयन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन किसी भी एसिड के अंदर प्रेजेंट होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। किसी भी बेस के अंदर जितने ज़्यादा OH- आयन प्रेजेंट होंगे वो उतना ज़्यादा बेसिक है कि नहीं। देखिए, लार्जर द नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिड, एंड वाइस वर्सा। मतलब आप क्या बोले, नंबर ऑफ H+ आयन, ध्यान दीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब मैथ तो आपको पता होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, और एज इन नंबर ऑफ OH- आयन, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, किसके, स्ट्रेंथ ऑफ बेस के भैया। येलो, जितना OH- आयन बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेस स्ट्रांग होगा, घटेगा तो कम बेसिक। बात खत्म। ये पूरे जो आपकी चीज़ लिखी है उसका एकदम शॉर्टकट यहाँ आपके सामने है। क्या, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन सर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, जितने ज़्यादा OH- आयन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेस स्ट्रांग होगा, और घटेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, वीक एसिड या वीक बेस हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको। बढ़ा जाए आगे, आई फटाफट देखते हैं। आ गया द pH स्केल। बहुत हम लोग अपने स्कूल में नाम सुने हैं इसका, लैबोरेटरी में देखे भी हैं, ठीक है। pH स्केल क्या होता है बेटा, एक ये ऐसा स्केल है जो पता लगाता है कि कौन सा चीज़ कितना ज़्यादा एसिडिक या कितना ज़्यादा बेसिक है। pH में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चेक करते हैं।
नाम ही है पीएच। पी मतलब पावर, पावर उसका जर्मन वर्ड, यस हम उसको पोटेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंज। देखिए, इट इज अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज। किसके लिए? देखिए जर्मन वर्ड है, बोला ना, पोटेंज के लिए यूज करते हैं। उसका मतलब क्या होता है भैया? पावर होता है, शक्ति, शक्ति प्रदर्शन। ठीक है। इट हैज वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। 0 पे वेरी एसिडिक और 14 पे बेटा वेरी बेसिक, मतलब वेरी अल्कलाइन। अच्छा देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि ये सेंटर है आपके पीएच स्केल का, दिख रहा है? नहीं रुकिए, दूसरा कलर यूज करते हैं बेटा। ये मान लेते हैं सेंटर है हमारे पीएच स्केल का, और यहाँ पे वैल्यू हम ले लेते हैं 7। क्या ले लेते हैं? 7। 7 अगर पीएच है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या? न्यूट्रल सोल्यूशन। अब अगर 7 से राइट में जाते हैं और ये अप टू स्केल बेटा 14 तक होता है और इधर 0 तक होता है, तो 7 से ज़्यादा अगर आगे बढ़ेंगे तो बेसिक मीडियम इंक्रीजेस, मतलब बेस बढ़ता जाएगा। मतलब किसी का पीएच अगर 8 है तो वो वीक बेस होगा, लेकिन किसी का 14 है तो बहुत स्ट्रांग बेस होगा। एज इन अगर इधर लेफ्ट में आते हैं, अब जितना ज़्यादा वो 0 को अप्रोच करेगा वो उतना अच्छा एसिड, मतलब लेफ्ट आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब किसी का पीएच 1 है तो वो बहुत स्ट्रांग एसिड होगा इन कंपेयर टू पीएच जिसका 6 है। आई बात समझ? हाँ सर। मतलब जो 0 की तरफ जितना ज़्यादा होगा उतना वो स्ट्रांग एसिड, जो जितना ज़्यादा 14 की तरफ होगा वो उतना स्ट्रांग बेस, जो 7 पे होगा वो न्यूट्रल। ठीक है जी, जैसे वाटर। ठीक है, आइए देखिए, पीएच इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, लोअर इट्स पीएच वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन आयन नहीं बोला है, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन क्या करता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन कैसे होता है? जब हम एसिड के अंदर पानी मिला दें तभी तो H3O+ आता है। अब वो आएगा तो बेटा वो पीएच को घटाएगा ही। अब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसमें पानी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना कम क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। एवरीवन क्लियर बेटा? आगे बढ़ें, फटाफट आइए। चलिए जल्दी जल्दी बेटा, हमको ख़त्म करना है ये थ्योरी। कुछ नहीं, एकदम बस हलवा जैसी है, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। अब देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें आपको देखना है। आइए फटाफट देखते हैं। पहला क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। बिल्कुल सही बात है भाई, हम आप सब लोग पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब देखते होगे बेटा, समुद्र में या फिर नदियों में बहुत सारी मछली एकाएक कभी कदार मर जाती है। क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। बहुत हल्का फुल्का चेंज होगा तभी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आपके या प्लांट जैसे लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी 7 से 7.8 तक पीएच रेंज में नॉर्मल वर्क करती है। अच्छा, वन पीएच ऑफ रेन वाटर, देखिए वही, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6, अगर 5.6 से नीचे चला जाए, जो बारिश हो रही है बेटा, अगर वो बारिश के पानी का पीएच अगर 5.6 से नीचे चला जाता है तो उसे हम आप एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। अब यही एसिड रेन बेटा एक्वेटिक एनिमल्स को इतना ज़्यादा हार्म करेगी जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। देखिए, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, नदियों में जब ये एसिड रेन बहता है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, वो नदी के पानी का पीएच घटा देता है, एंड मेक्स सर्वाइवल ऑफ
एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट। तो एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके जीवन पे बहुत असर करता है, और अगर वो उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो उनकी डेथ हो जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंस पीएच का क्या है, एनिमल सेंसिटिव या प्लांट सेंसिटिव। दूसरा देखते हैं, मिट्टियों में भी बेटा ये दिक्कत करता है, पीएच ऑफ सॉइल। देखिए एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ के लिए बेटा सभी प्लांट एक स्पेसिफिक टाइप का ही पीएच उनको चाहिए, ठीक है, चेंज वेंज नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। देखिए देयरफॉर द नेचर ऑफ सॉइल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच। तो इसीलिए सबसे पहले हम वो मिट्टी किस नेचर की है हम उसके पीएच को चेक करके बता सकते हैं, इट्स पीएच, एंड देन पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। अब फिर उसके बाद हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन सा क्रॉप ज़्यादा उगाया जाएगा। देखिए जैसे बिहार साइड में आप देखेंगे तो चावल की खेती ज़्यादा होती है, लेकिन यूपी साइड में देखेंगे तो गेहूं की खेती मतलब वीट की खेती, ठीक है, ज़्यादा होती है, और उधर राइस की खेती ज़्यादा होती है। सबको क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ें। और भी है बेटा, क्या है इंपॉर्टेंस पीएच का, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी पहले पार्ट में बताया था आपको, HCl ब्रेक डाउन करता है आपके फूड्स को। देखिए आवर स्टमक प्रोड्यूसेस येलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आ गया, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो क्या करता है खाना पचाने में हमारी मदद करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अब जब खाना नहीं पचता, अपच जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो हो जाता है, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। तो उस टाइम पे बेटा हमारा जो स्टमक है, पेट है, वो बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करता है, जिससे हमको एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी होती है तो तुरंत हमारे घर वाले क्या कहते हैं, इनो ले आओ, इनो ले आओ। इनो क्या है, बेस है, वो क्या करेगा आपके पेट में प्रेजेंट एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज पिछले पार्ट में बता दिए, वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा और आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। इसीलिए नहीं कहता है इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है। देखिए टू मच एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, टू करेक्ट द डिस्टर्ब पीएच रेंज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको यूज्ड एज मेडिसिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटासिड। हमें और क्या कहते हैं बेटा, एंटासिड भी कहते हैं, एज इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। आई होप ये क्लियर होगा, बिल्कुल। चलिए एक और देखते हैं, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। बेटा दांतों का सड़ना, कभी कभी देखते हैं आपका दांत कमजोर होने लगता है, झंझनाहट जैसी होने लगती है, वो भी पीएच चेंज की वजह से ही होता है। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि टूथ इनेमल इज मेड अप टू कैल्शियम हाइड्रोक्सी, क्या बोला, हाइड्रोक्सीपेटाइट, ये क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, किसका, सोडियम फॉस्फेट का। सोडियम फॉस्फेट का क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। समझ रहे हैं, हमारे दांतों का जो इनामल है, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इफ द पीएच इनसाइड द माउथ, अगर हमारे दांत मुंह के अंदर का पीएच डिक्रीज होता है, कहाँ से, बिलो 5.5, 5.5 से अगर हमारे मुंह के अंदर का पीएच डिक्रीज होता है तो वो हमको टूथ डीके को जन्म देता है। देखिए द डीके ऑफ टूथ इनामल बिगिंस, तो वो धीरे धीरे वो जो इनामल है वो डीके करने लगता है, खोखला होने लगता है। आई बात यहाँ तक समझ, कोई दिक्कत है भाई, नहीं है, आगे बढ़े। चलिए देखिए भाई साहब, अब हम लोग आ जाते हैं नमक, सॉल्ट्स, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे भैया, सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या होता है आपको पता है, कैसे प्रोड्यूस होगा, सब जान गए सर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच 7 होता है, सब पता है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है 7 होता है,
लेकिन देखिए वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा तब उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। लिखा है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा के हम लोग सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ ये देखिए बेटा, अगर जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा हमको। कैसा, न्यूट्रल सॉल्ट। और बेटा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो हमको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। कैसा, एसिडिक सॉल्ट। और ऐसे ही अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा। देखिए यही लिखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। ये है विथ पीएच लेस देन, इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7। इसका पीएच क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 7। इसका पीएच क्या होगा बेटा, इक्वल टू 7। यही ये बात लिखी है। अब आइए हम लोग कुछ विभिन्न प्रकार के सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं और उनके प्रिपरेशन, उनकी यूजेस, इनके बारे में हम लोग कवर करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। चलिए आइए भाई, बोर नहीं ना हो रहे हैं? आइए, अगर बोर हो रहे हैं तो आइए थोड़ा नमक आपके जीवन में नमकीन लेके आए। कॉमन सॉल्ट जो हम लोग अपने घर परिवार में यूज़ करते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। कैसे बनता है देखिए, बोल रहा है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H, अब आपको भी पता है रिएक्शन, HCl प्लस NaOH। ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, यही तो बनता है। बताइए, सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट्स। सी वाटर क्या करता है, सी वाटर जो समुद्री पानी होता है वो बहुत सारे सॉल्ट इस NaCl के अंदर डिजोल्व करके रखता है। ठीक है, और देखिए इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर। आप देखे होंगे कि समुद्र के पानी को कहीं अलग जगह स्टोर करते हैं और उसको इवेपोरेट कराते हैं ताकि वो पानी उड़ जाए। उड़ जाएगा तो हमको नमक मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सॉल्ट होंगे। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेस से हम अपने कॉमन सॉल्ट को अलग कर लेते हैं। देखिए, बाय सेपरेटिंग अदर सॉल्ट फ्रॉम इट मे ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट से भी हम सोडियम क्लोराइड को पा सकते हैं। क्लियर है भाई? ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, पता होगा इसके बारे में आपको। यूजेस देखिए इसका, सबको पता है, कुकिंग पर्पज़ में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज़ यूज फॉर प्रिपरेटिंग वेरियस मटेरियल लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा। सर ये सब किसका किसका आप नाम ले रहे हैं, किसका किसका नाम ले रहे हैं, अभी सब आगे हमको इसी सब के बारे में पढ़ना है। इनमें सब जगह इसके प्रिपरेशन में हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ा जाए, सोडियम क्लोराइड क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्या ही दिक्कत होगी, एकदम कहानी जैसा पढ़ा रहे हैं आप, थ्योरी। हाँ तो बेटा अभी तो थ्योरी ही है, लेकिन इसके क्वेश्चन में देखिएगा आपको खतरा लगेगा। ठीक है, खतरा है। आई कॉस्टिक सोडा NaOH, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। कैसे होता है बेटा, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, हाँ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, इट डिकम्पोजेज टू फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। मतलब सर ये क्या कह रहे हैं, इधर देखिए हम क्या करेंगे, ये NaCl ना, NaCl के ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करें, क्या इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, NaOH और क्लोरीन गैस निकाल देगा। यहीं से बनता है। देखिए दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। हाँ बेटा, आपसे बहुत तेज एग्जाम में पूछता है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आप तुरंत बोलेंगे क्या, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड ओवर ब्राइन देन NaOH is formed with chlorine gas. This process is known as what?
क्लोर एल्कली प्रोसेस। अभी हम इसके बारे में और डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड दैट इज क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर क्लोर एल्कली। क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब बेस, बेस मतलब NaOH, इसी का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व, देखिए रिएक्शन लिखा है जो हम आपको ऊपर बता दिए हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई तकलीफ है भाई? नहीं है? बढ़ते आगे। ये आ गया आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। आइए आपको समझा दिया जाए भाई। आइए भाई देखते हैं, मजा आएगा। देखिए बेटा, यहाँ लिखा है मोल्टेन NaCl हम आप लिए हैं। क्या लिए हैं? मोल्टेन NaCl। ठीक है, मोल्टेन मतलब घुला हुआ, पानी में नहीं, पानी में नहीं, वो तो एक्वस हो जाएगा। ठीक है, पिघला हुआ, जिसको बोलते हैं आप नमक को थोड़ा देर ओपनली छोड़ दीजिए, देखिए कुछ टाइम पर पानी पानी जैसा लगने लगता है। ठीक है, उसको ही मोल्टेन कहते हैं। अब हम इसमें मोल्टेन NaCl लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड लगा दिए भाई। इलेक्ट्रोड में एनोड आ गया ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड आ गया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ से हम लोग ब्राइन डालते हैं, ब्राइन इंसर्ट करते हैं, रिएक्शन होगा भाई, क्लोरीन टूटेगी फटाक से, और टूटेगी तो यहाँ तुरंत इस वे से बाहर निकल जाएगी, और बेटा हम लोग को यहाँ से Na मिल जाएगा, और हम फिर रिएक्ट करा के हम लोग क्या पा जाएंगे? NaOH पे आ जाएंगे। यही है आपका क्या? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है? आइए और आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग थोड़ा सा उसी कॉस्टिक सोडा का बेटा यूज़ देख लेते हैं। इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, आइए। द यूज़ ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस आर फॉलोज। क्लोर एल्कली प्रोसेस हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस मिलती है। देखिए, तो ये कहाँ यूज़ होगा? फ्यूल्स में, ठीक है, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स में अलग अलग हम लोग यूज़ करते हैं। क्लोरीन भी मिली, तो ये कहाँ यूज़ होता है? वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने में। स्विमिंग पूल में देखते नहीं क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है, स्विमिंग पूल, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही NaOH कहाँ यूज़ होता है? डिग्रीसिंग, मेटल को डिग्रीस करने के लिए बेटा, सोप्स में, डिटर्जेंट में, पेपर इंडस्ट्री में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में हम लोग NaOH का यूज़ करते हैं। एज इन क्या मिला? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl। ये तो आपको पता ही है। फर्दर HCl इज यूज फॉर स्टील को साफ करने में, अमोनियम क्लोराइड में, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में हम लोग HCl का यूज़ करते हैं। एज इन क्लोरीन एंड NaOH यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीच। ब्लीच का रॉ मटेरियल है कौन? क्लोरीन और NaOH। मोर ओवर दिस ब्लीच इज यूज फॉर डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क, फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एकदम थ्योरी है बेटा। आप ये बोलेंगे सर आप तो देख देख के पढ़ते जा रहे हैं, तो थ्योरी ही तो है, कहाँ कहाँ यूज़ है, कैसे कैसे प्रिपेयर होता है, सब कुछ तो आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हो गया यहाँ तक तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फटाक से ले लिए। आगे बढ़ें, अगले सॉल्ट पे आए। हाँ सर, अब आते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बहुत नाम सुने होंगे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। हम क्या करते हैं? क्लोरीनेशन कराते हैं। किसका? स्लेक्ड लाइम का। देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये आपको, इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं। इस पर हम लोग क्लोरीन का एक्शन करा देंगे बेटा, हमको सीधा सीधा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ गंदा वंदा हो जाता है, कभी टंकी वंकी गंदी हो जाती है, या कभी फ्लोर पे बहुत सारा गंदा हो जाता है, तो भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर ज़्यादा देर के लिए हम लोग छोड़ दें तो ये क्या होता है? ऑटो ऑक्सीडेशन में ब्लीचिंग पाउडर चला जाता है, जिससे उसकी जो पावर होती है, शक्ति होती है साफ करने की, वो कम हो जाती है। देखिए, ड्यू टू विच ब्लीचिंग एक्शन डिक्रीजेज। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा ब्लीचिंग पाउडर को बिल्कुल एयर टाइट करके रखते हैं, एकदम पैक्ड रखते हैं। और ये इसके यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई इसको हम लोग। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग
कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, और क्या हम लोग वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री और ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट और वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये बात हम आपको अभी बता दिए, बिल्कुल बता दिए। और क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहाँ पे, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को एज अ क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। बेटा इतना आप जान लीजिए, जितने सॉल्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक कॉमन सॉल्ट बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर बता दिया, कॉस्टिक सोडा बता दिया, और अभी 2-3 सॉल्ट और बताऊंगा। इन सभी सॉल्ट्स के बारे में से किसी एक सॉल्ट के बारे में आपको जरूर 101% लिख के ले लीजिए, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ये फॉर श्योर है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए, बोलिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया अगर, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, अगला आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। आप लोग जब बेटा घर पे रहते हैं, ठीक है, मम्मी को कुछ भटूरा वटूरा बनाना है, छोला भटूरा बनाना है, केक बनाना है आपके बर्थडे के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है, तो आप मम्मी आपकी तुरंत बोलती हैं जाओ मार्केट से बेकिंग सोडा लेके आओ, या सोडा लेके आओ, ऐसे नॉर्मली बोलती हैं। ठीक है, वही ये बेकिंग सोडा है जिसके बारे में हमें आपको देखना है। ठीक है, आइए इसका देखिए, बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग बोल सकते हैं सर। दूसरा, इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर्ड होगा भाई, हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसमें हम लोग अमोनिया, वाटर और CO2 डालते हैं। क्या, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर हम आप अमोनिया, वाटर और सोडियम क्लोराइड डालेंगे। देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कैसे बनता है, देखिए, सोडियम क्लोराइड लिए, वाटर डालें, CO2 डालें, अमोनिया डालें, और यहाँ से हमको क्या मिला, एक अमोनियम क्लोराइड मिलता है, और उसी के साथ बाई प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम लोग बेटा इसको गर्म करते हैं, किसको, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो गर्म करेंगे बेटा तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट निकलता है, वाटर निकलता है, और ये CO2 निकलता है। और ध्यान दीजिए बेटा, यही CO2 किसके लिए एक्शन करता है, यही आपके खाने के डिशेस को क्रिस्पी या स्पॉन्जी, मतलब एकदम अच्छा बनाता है। ये कौन, CO2 भैया। आई बात समझ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। देखिए इसके आगे और देखते हैं इसके बारे में, अभी है, देखिए क्या लिखा, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। हा, खूब बढ़िया बढ़िया पकौड़ा बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सोडा का यूज़ करते हैं। एकदम कुरकुरा पकौड़ा और मस्त इंडिया पाकिस्तान का मैच, और साथ में एकदम बढ़िया कॉफ़ी मिल जाए आपको, क्या ही आनंद रहेगा जीवन। ठीक है, अच्छा, और देखिए, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। ये माइल्ड बेस है, मतलब इसका pH बहुत हाई नहीं होगा, और नॉन कोरोसिव है। ठीक है, इसके अंदर कोरोजन नहीं आएगा। इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है। कैसे आता है, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी कभी हम लोग इसको जल्दी खाना बनाने में यूज़ करते, देखते हैं मम्मी कभी कभी छोले भटूरे में, छोले में बेकिंग सोडा डाल देती हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। ठीक है, यूजेस देखते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करेंगे। क्या होता है, मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिएबल बेस सच एज टार्टरिक एसिड का। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब हम लोग हीट करें या पानी में मिला दें, देखिए नहीं होता है, हम लोग पानी में ही तो मिलाते हैं सोडा। ठीक है, तो वहीं पे वो जो CO2 है भाई, यह भैया यही काम करते हैं, एकदम तगड़ा वाला एक्शन। ठीक है, देखिए NaHCO3 में H+ मतलब हम पानी डाल दिए, समझ लो। ठीक है, क्या हुआ, CO2 बना और H2O बना और सोडियम सॉल्ट बन गया उसी एसिड का। जो भी एसिड होगा उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, बनेगा। हाँ सर, अब देखिए आपको बताएगा कि यही CO2 कहाँ यूज होगा। देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज क्या, ब्रेड और केक टू मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यही बात तो बेटा हम पिछले 3-4-5 मिनट से सीखे जा रहे हैं आपको। CO2 ही एक्शन करता है और केक और ब्रेड को क्या बनाता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है। आई बात समझ, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। देखिए और क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड का बेटा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कौन, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए। बीइंग एल्कलाइन मतलब बेसिक होके ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को। इनो, यहीं पे एक्शन आता है किसका, इनो। काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। इट ऑल्सो यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर। बेटा सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन आता है बेटा, इस पे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है इस पॉइंट पे, इसीलिए ध्यान हम देंगे हर टॉपिक पे, बहुत तेज हमसे पूछता है। अच्छा देखिए, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क। आप देखते हैं ना, गर्मियों के टाइम में जो दूध वाले भैया होते हैं वो बेकिंग सोडा डाल देते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि गर्मियों के टाइम में जो एसिड कैरेक्टर बढ़ जाता है भाई, एकदम गर्मी पा के दूध में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, उस एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो दूध हमारा जल्दी खराब नहीं होता है। समझ रहे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो दूध वाले भैया हैं, समझ रहे हैं, आपसे ज़्यादा केमिस्ट्री उनको आती है। देखिए, इन समर इट इज़ एडेड टू द मिल्क एज मिल्क डिकम्पोज एंड रिलीज लैक्टिक एसिड। आपको पता है दूध दही में लैक्टिक एसिड पाई जाती है, विच मेक मिल्क सोर, जिससे दूध पे खट्टापन आ जाता है। उसी खट्टापन को दूर करने के लिए एडेड NaHCO3 रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो क्या करेगा, एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो दूध है हमारा वो खट्टा नहीं होगा। आई बात समझ, कोई दिक्कत है भैया यहाँ तक, कोई तकलीफ है किसी को, है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी तकलीफ को ज़रूर दूर किया जाएगा। ठीक है, अभी आप घबराइए मत। कुछ बच्चे आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं कराए, सिर्फ थ्योरी। बेटा एक बार हम थ्योरी कंप्लीट कर लें, ठीक है, फिर एक साथ, अब बीच बीच में क्वेश्चन कराने पे आपको भी बढ़िया इंटरेस्ट नहीं आएगा, एक साथ हम पूरे के पूरे PYQs का आपके लिए एक पूरा लेक्चर लेके आएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाफट आते हैं अगले सॉल्ट पे, जिसका नाम है क्या, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, नहीं सुनेगा ना, ठीक है। घड़ी कैड, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइए देखिए क्या है ये, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर का मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग का वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए प्रिपरेशन, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बिल्कुल सही बात है, बेकिंग सोडा को हम गर्म कर देंगे तो तुरंत हमको क्या मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा तुरंत सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो तुरंत हमको Na2CO3 मिल जाता है। फिर अब फर्दर रिक्रिस्टलाइजेशन, हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। एक स्टेप में आप NaHCO3 को गर्म करके आपको पता है आप Na2CO3 बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें 10 मोल वाटर ऐड करते हैं और हमारा ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है सबको, तकलीफ है कोई, आगे बढ़े। आइए अगला, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है भाई, 2-4-10 बीघा इनके पास भी जमीन जायदाद है, तो आइए देखा जाए क्या क्या है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको पता है ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन इन नेचर, पानी के अंदर डाल देते हैं तो ये एल्कलाइन बेसिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर हो तो आपको पता है ये लिटमस पेपर को रेड वाले को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो अच्छा, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, दस इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ये क्या करता है, गंदे कपड़ों से डर्ट, गंदगी और ग्रीस को हटाता है। कैसे हटाता है ये हम आप चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसके अंदर बहुत ही
एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे। आई बात समझ? अगर आ गई तो थोड़ा आइए इनका इस्तेमाल देखा जाए। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। दूसरा, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का बेटा मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम लोग हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है उसको भी ये हटा देता है। चौथा, यूज फॉर एज अ क्लींसिंग एजेंट। घरों में और लॉन्ड्रियों में हम लोग कपड़े धोने में क्लींसिंग एजेंट की तरह सोडा वॉशिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा को। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो अगर क्लियर है तो एक आधी सॉल्ट और बचे होंगे। इसके बाद आते हैं पीओपी भैया। हाँ पीओपी बहुत सुने होंगे भाई। अगर कहीं गिर गए खेलते वेलते आपकी हड्डी टूट गई तो देखते नहीं पीओपी का ही वो हम लोग प्लास्टर लगाते हैं भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं उसको। घर में आप देखेंगे फॉल सीलिंग का काम होता है। खूब बढ़िया बढ़िया आपके घर के अंदर सीलिंग की डिज़ाइनें होती हैं, वो भी डिज़ाइन करने के लिए हम लोग पीओपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी। हेमी मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब कैल्शियम सल्फेट के अंदर हम लोग आधा मोल पानी को ऐड कर देते हैं। बनता कैसे है? ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है सर? CaSO4.2H2O। अब हम क्या करेंगे बेटा, CaSO4.2H2O मतलब जिप्सम को हम लोग अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब लगभग 373 केल्विन, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पे अगर गर्म करें तो वहाँ से हमको पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। देखिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin. At this temperature, gypsum loses water molecules and form calcium sulfate hemihydrate. देखिए ऐसा कुछ CaSO4.2H2O। इसको हम लोग गरम करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन, दोनों बात एक है। उस केस में हमको CaSO4.2H2O मिल जाता है और 3/2 मोल बाहर निकल जाता है। तो यही जो बेटा बनता है इसे ही हम आप क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देते हैं। सर आपसे पूछा जाएगा फिर सर हम पीओपी कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं सर, हम जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देंगे तो पीओपी बन जाएगा और 3/2 मतलब 1.5 मोल पानी बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ? कितना आसान है, एकदम हलवा है भाई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब POP is a white powder. POP is a white powder and mixing with water changes to gypsum. ठीक है, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। मतलब समझ रहे हैं क्या? जैसे ही अगर आप लोग POP के अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा? ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। ये यही बात कह रहा है। अगर आप पीओपी के अंदर पानी डाल देंगे तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, देखिए व्हेन जिप्सम इज हीटेड ओवर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 था तब तक तो मिल रहा था भाई हमको पीओपी, लेकिन अगर 400 से ज़्यादा केल्विन का टेम्परेचर उसको दे दें तो डेड बर्न प्लास्टर, जिसको हम लोग एनहाइड्रस CaSO4 बोलते हैं, मतलब ऐसा, मतलब दोनों मोल पानी उड़ गया, कुछ पानी बचा ही नहीं। CaSO4 मिला, इज ऑब्टेन्ड विच डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। अगर हम लोग 400 डिग्री केल्विन के ऊपर, 400 केल्विन के ऊपर अगर जिप्सम को गर्म कर दें तो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमको कैल्शियम सल्फेट मिलेगा जो कि हार्डनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता है। पीओपी तो बहुत तगड़ा हार्ड होता है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही हम 400 केल्विन के ऊपर गर्म करेंगे इसकी हार्डनेस परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। आइए देखिए यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, आपको हमसे ज़्यादा पीओपी का यूज़ पता होगा, अभी बताएं। इट इज़ यूज बाय डॉक्टर फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन एट राइट पोजीशन। सही पोजीशन पे हमारे टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं पीओपी का। दैट इज़ फॉर मेकिंग प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, खिलौना बनाने में यूज़ होता है, डेकोरेटिव पीसेस बनाने में यूज़ होता है, एंड मेकिंग डिज़ाइनिंग ऑन सीलिंग। हम लोग अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाने के लिए सीलिंग के ऊपर भी पीओपी का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक लगभग हम लोग सारा सॉल्ट ख़त्म कर दिए होंगे।
ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो बेटा हम लोगों ने जितने भी तमाम सॉल्ट्स के बारे में देखा, क्या क्या देखा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, POP, और क्या देखा, POP के बाद ये 4 सॉल्ट देखे हैं, नहीं और होगा भाई, वॉशिंग सोडा, POP, NaCl, NaOH, और वो और तो कुछ नहीं देखा, देखा होगा यार, देखिए क्या क्या देखें, आइए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी तो देखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर देखे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने देखा है। फिर अब आते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे। नाम से ही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जो बेटा हमको वाटर दिखते नहीं है कि ये एकदम सूखे दिखेंगे, मतलब सॉफ्ट, मतलब हार्ड दिखेंगे, बट एक्चुअली जो दिखेगा नहीं कि इसके पास पानी है, बट एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट। उन्हें ही वैसे ही सॉल्ट्स को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखिए, क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड सीम्स टू बी ड्राई, हमको लगता है कि सूखा है, बट एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू देम, लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ वो लेके रखता है एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल को हम आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। या फिर और वो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल, बेटा ब्लू विट्रोल ये होता है, देखिए CuSO4.5H2O। अब आप बताओ इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब से क्वेश्चन पूछता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो आप तुरंत बताएंगे सर इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। कितना है, 5। अब तुरंत बता दोगे सर जिप्सम के अंदर, सर 2 CaSO4 × 2H2O। सर POP के अंदर सर हाफ है ना, सर वॉशिंग पाउडर के अंदर सर 10 Na2CO3.10H2O, याद है ना। ऐसे ही जिप्सम के अंदर 2, POP के अंदर हाफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप अभी तक क्लियर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर सबको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक्शन ऑफ हीट, हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होते हैं बेटा, उसके ऊपर हीट का क्या एक्शन होता है। देखिए, व्हेन वी हीट द हाइड्रेटेड सॉल्ट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड। बिल्कुल सही बात है, अगर हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसके अंदर पानी कंटेन किया है, ठीक है, अगर उसको गर्म करें तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड द हाइड्रेटेड सॉल्ट लूज दियर रेगुलर कलर, तो वो अपने रेगुलर कलर को चेंज कर देगा एंड बिकम कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस, एकदम कलरलेस बन जाएगा। द सॉल्ट सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। नाम ही है एनहाइड्रस, मतलब बिना पानी के, इसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। इफ़ यू मॉइस्टन द एनहाइड्रस सॉल्ट इट बिकम्स हाइड्रेटेड वंस अगेन। और अगर हम लोग फिर से उसको मॉइस्चर दे दें तो वो फिर से हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा और अपने कलर को रीगेन कर लेगा एंड रीगेन इट्स कलर। आई बात समझ में, क्लियर है बाबा, यहाँ तक सबको भाई क्लियर है, सबको क्लियर है भैया, बोलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इज हीटेड स्ट्रांगली, मतलब ब्लू विट्रोल को हम लोग खूब गर्म कर रहे हैं, देन दे लूज ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सभी को खत्म कर देगा और क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस CuSO4 विच इज वाइट इन कलर, जो क्या है, वाइट कलर का है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें आज की क्लास में जो भी बताई गई हैं बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी हम चलें, लेकिन बेटा सब कुछ चीज़ें एकदम पहले लेक्चर में हम सब क्लियर कर दिए थे, दूसरे लेक्चर में देखिए पहले से जब अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और जाते जाते कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए भाई, बोलिए, ठीक है। लिखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब आप बताइए तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, किसका आंसर, व्हाट इज, इसको नेचर किसका, कमेंट बॉक्स। ये बिल्कुल आसान है बेटा, क्या बताना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का क्या नेचर होता है। अरे दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए भाई फिर हम ये नहीं बताएंगे,
प्रिपरेशन ऑफ ब्लीच, अभी 15 मिनट पहले हम आपको बताए हैं ब्लीच का रॉ मटेरियल। हाँ, आंसर हमको आ रहा है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आप इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाफट। फिर वही दोनों साइड से काम होना चाहिए भाई। देखिए पढ़ें, फटाफट सवाल लग रहा है। तीसरे पे आते हैं, नेम द केमिकल कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। तुरंत सर ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, खत्म हो गया। फटाफट बता लोगे आप क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा। चौथा, दो आप बता दिए भाई, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दिया तो 2 क्वेश्चन तो मेरा फर्ज है आपको बताना, तो तीसरा मैं बता दिया। चौथे पे आते हैं, वन द सोडियम कंपाउंड X, एक सोडियम का कंपाउंड है X, ध्यान दीजिए, विच इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तुरंत आपको पता चल गया सर NaHCO3, ये है क्या X। जब इसको गर्म करते हैं तो ये सोडियम कंपाउंड Y देता है। तुरंत आपको पता है जैसे ही गर्म करोगे सर ये बना देगा Na2CO3 अलॉन्ग विथ वाटर एंड CO2। बिल्कुल सही बात है। Y ऑन क्रिस्टलाइजेशन, जब Y को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये Z बनाएगा। Y पे क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बना लेगा, डॉट, खत्म, ये हो गया Z। आपसे बस बोला था आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। कितना आसान है चीज़ें भाई, बिल्कुल हलवा की तरह, लेकिन आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आया हुआ है, 1 मिनट भी लगा करने में, अब भी हम लोग थ्योरी कवर किए तो कुछ नहीं लगा। तो बेटा इसीलिए मैं आपको बोला पहले थ्योरी के आप एक नोट्स बना लीजिए। अब देखिए इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी बेटा हमने कवर कर दी है। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी थ्योरी थी हमने कवर कर रखी, सारी कवर कर दी। अब बेटा अगले पार्ट जो कि 3rd पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, उसमें आपके लिए हम MCQs, असर्शन रीजन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, जिसमें भी आपको ये क्वेश्चन आए होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड के PYQs, या जिस पे हम रिसर्च करने के बाद पता करके कि ज़्यादा चांसेस इसके आपके बोर्ड में आने के, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप बेटा आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। तो बेटा ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ठीक है, बिल्कुल। चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।